हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रैश कोर्स और ये आपका डे 3 है। तो ऑलरेडी हमने 1-2 डे कवर कर लिया है एंड थर्ड डे में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 आपके स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आएंगे रिसर्च एप्टीट्यूड से इस बार वो ज़्यादातर न्यू कोर्स पे बेस्ड होंगे आपके, जैसे कि पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक, फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रिफरेंसिंग पहले भी था, बट अभी क्या होगा, अभी के जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा टाइप ऑफ फॉर्मेट है, ये टाइप ऑफ रेफरेंसिंग है। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, इस टॉपिक से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके अलावा बेसिक रिसर्च क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके जो जैसे पहले आते थे वैसे ही आएंगे। तो अगर हम 5 मार्क्स की बात करें, 5 क्वेश्चंस की बात करें, तो 5 क्वेश्चंस में से आपके 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जैसे पुराना जो सिलेबस था, मतलब बेसिक रिसर्च क्वेश्चंस वाले वही आएंगे, जिसमें आपके स्टेप्स ऑफ रिसर्च हैं, मेथड ऑफ रिसर्च हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च है, ये सारी चीज़ें कवर होंगी। और बाकी के 3 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके न्यू सिलेबस से आएंगे, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो, और वो ज़्यादातर उससे आ सकता है जो कि आपका न्यू सिलेबस के अपडेटेड टॉपिक्स हैं या जो न्यू टॉपिक है जो कि नए ऐड किए गए हैं। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करें, इस तरीके से हम लेकर चलेंगे। तो आज की जो क्लास है उसमें बेसिकली जो जितना भी आपका ओल्ड सिलेबस था, मतलब रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च एंड स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ये 3 चीज़ मैंने कवर की है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च में जितनी बेसिक स्टेप्स होती हैं वो मैंने कवर की है, और उसके बाद जो उसके अंदर के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और बेसिकली वो क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके उसके रेफरेंस में आते हैं, मतलब स्टेप्स ऑफ रिसर्च के भी रेफरेंस में क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं कल की क्लास में कवर करूंगी। आज आपके बेसिक क्वेश्चंस आपके कवर होंगे, मतलब कि आप ये मान लीजिए कि आज की क्लास से आपके जो 2 मार्क्स हैं ये पक्के हो जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिसर्च की मीनिंग क्या है। तो रिसर्च के बारे में ऑलरेडी जो मैंने वीडियो बनाई थी, जो बेसिक वीडियोस थी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं वो वीडियोस तो वो आप देख सकते हैं। अगर आपने देखी हुई हैं वो वीडियोस तो ये क्लास आपकी एक रिवीजन क्लास है, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि रिसर्च का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले तो हमें जो पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि रिसर्च डिराइव कहाँ से हुआ है। तो रिसर्च डिराइव हुआ है आपके फ्रेंच वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू नो और टू गो अबाउट सीकिंग। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ। सबसे पहले रिसर्च वर्ड जो यूज़ किया गया, सबसे पहले रिसर्च का एक रिकॉर्डेड यूज़ जो किया गया वो किया गया है 1577 में। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद अगर हम प्रोसेस की बात करें, रिसर्च क्या प्रोसेस है, तो इसमें बेसिकली एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं और उनके थ्रू ही हम कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसकी बेसिस पे हमें कुछ रिजल्ट मिलता है और उस रिजल्ट की वजह से हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, इंक्रीज होती है अंडरस्टैंडिंग, और जो भी टॉपिक या इशू के ऊपर हम रिसर्च करें उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ जान पाते हैं। तो ये बेसिक मीनिंग है रिसर्च का। रिसर्च का मतलब होता है टू सर्च अगेन। रिसर्च मतलब सर्च के आगे आपके यहाँ पे रिसर्च लगा है, तो इट मीन्स टू सर्च अगेन। ओके, तो हम किसी चीज़ के बारे में जानने में रिसर्च का यूज़ करते हैं। तो रिसर्च क्या होती है? रिसर्च आपकी बेसिकली वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज हो सकता है, मतलब किसी पुराने नॉलेज को अगर आपको वेरीफाई करना है, उसको देखने की क्या आज के कॉन्टेक्स्ट में वो नॉलेज अप्लीकेबल है या नहीं है, तो भी आप रिसर्च करते हो। या फिर कभी नई नॉलेज आपको एक्सप्लोर करना है तो भी आप रिसर्च करते हो। या फिर कोई भी 2 तरीके की नॉलेज में अगर कोई गैप है तो उस गैप को आइडेंटिफाई आप करते हो और उस गैप को फिल करने के लिए, उस गैप को ब्रिज करने के लिए भी आप रिसर्च करते हो। तो बेसिकली रिसर्च 3 तरीके की नॉलेज के ऊपर करते हैं, कोई ओल्ड नॉलेज, कोई न्यू नॉलेज, या फिर कोई 2 एग्जिस्टिंग नॉलेज की गैप को फिल करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हो गई रिसर्च के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च क्या होती है? तो ऑब्जेक्टिविटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, वैलिडिटी होती है, एक्यूरेसी होती है, क्रेडिबिलिटी होती है, जनरलाइजेबिलिटी होती है एंड एम्पिरिकल रिसर्च होता है। तो ये आपकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिसर्च के बारे में। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में आपको वीडियो बनाई है और वो वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपको अभी भी नहीं पता है इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं? तो क्वेश्चन बेसिकली आपको एक कोई पर्टिकुलर सिचुएशन दे दिया जाएगा और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या है, ये वैलिडिटी है या ये एक्यूरेसी है या क्रेडिबिलिटी है, हम क्या चीज़ यहाँ पे जज कर रहे हैं। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने जो 10 क्वेश्चन आज किए हैं इसमें इंक्लूड, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन
पूछे हैं मैंने, तो वहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड, तो आप मान सकते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अभी आपने नहीं पढ़ा है, आप इसको हर बार इग्नोर कर देते हैं, तो इस टॉपिक को एग्जैक्टली पढ़ लीजिएगा। हो सकता है एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। और सिलेबस में भी ऐसा होता था कि इससे पहले के एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च में, बट अपडेटेड सिलेबस के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन आ सकता है, या हो सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च को वो पूरी तरीके से स्किप कर दें। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट आपका इसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च में ही आपका सिस्टमैटिक है, कंट्रोल फैक्टर्स है, साइक्लिक है, लॉजिकल है, रेप्लिकेबल है। अब आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च में आपको बहुत सारी आपने बुक्स पढ़ी होगी, बहुत सारे नोट्स आपने देखे होंगे। देखिए ये जो है ये आपके बेसिक पॉइंट्स हैं। कुछ बुक्स में आपको ये बेसिक पॉइंट्स मिल जाएंगे, कुछ ऐसी बुक्स भी हैं जिनमें आपको कुछ डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे, बट जो बेसिक नॉलेज होगी वो आपकी सेम यही चीज़ें होंगी, यही चीज़ें आपकी कवर होंगी वहाँ पे, बट लैंग्वेज अलग होगी। तो आप किसी भी बुक को प्रेफर कर सकते हैं, आप हमारे नोट्स पे प्रेफर कर सकते हैं, आप वीडियोस प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ से आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च को पढ़ सकते हैं। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि किस चीज़ का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है, रिलायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आप जब वीडियो देख रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिविटी के साथ साथ आप ये चीज़ें ध्यान रखिए कि आपको क्या चीज़ें याद आ रही है या नहीं याद आ रही हैं, तो आपको ये भी मतलब देखते हुए चलना है वीडियो में। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। टाइप्स ऑफ रिसर्च में कौन कौन सी रिसर्च होती है, तो मैंने बहुत सारी टाइप्स ऑफ रिसर्च यहाँ पे कवर की है। सबसे पहले आपकी फंडामेंटल रिसर्च है, या जिसको हम प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च भी मानते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ रिसर्च से आपका अगेन एक क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है क्वेश्चन ना आए, हो सकता है पूछा भी जा सकता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि टाइप ऑफ रिसर्च से आ सकता है। तो बेसिकली कोई भी ऐसी रिसर्च जो कि हम सिर्फ नॉलेज पाने के लिए फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हम करते हैं, और कोई हमारा इंटेंशन नहीं होता है कि हम रियल में उस रिसर्च को अप्लाई करने वाले हैं नहीं करने वाले हैं, ऐसी रिसर्च को हम फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का मतलब होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर इमीडिएट प्रॉब्लम का, कि मतलब आपके सामने कोई प्रॉब्लम अराइज हुई और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हो और इसके लिए आपको एक सोल्यूशन चाहिए। तो जब भी हमें कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी फील्ड की हो, ऐसी रिसर्चेस को हम अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होता है, ये इमीडिएट एप्लीकेशन होता है और कोई इसका डेवलपमेंट, देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इट्स एम इज एन इमीडिएट एप्लीकेशन बट नॉट एनी डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। इट ऑल्सो हेल्प इन अल्टरिंग अनसेटिस्फाइड कंडीशन टू सॉल्व अ एग्जिस्टिंग इमीडिएट प्रॉब्लम। वी ट्राई टू फाइंड वर्केबल सोल्यूशन बाय लॉन्चिंग प्रोजेक्ट्स इन फील्ड। तो इसमें क्या होता है कि हम इसमें थ्योरी डेवलप करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम किसी भी इमीडिएट एप्लीकेशन की बात करते हैं कि हमें तुरंत इसको अप्लाई करना है, इसका एप्लीकेशन हमें देखना है, इसको हम तुरंत किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर हमने एक रिसर्च करी है। तो ये वर्केबल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इस तरीके की रिसर्च की जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई फील्ड प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो फील्ड प्रोजेक्ट होगा वो क्या होगा, वो एक एक्शन रिसर्च होगी। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। एक्शन रिसर्च का क्या एग्जाम्पल होगा, अप्लाइड रिसर्च का क्या एग्जाम्पल होगा, बेसिक रिसर्च का क्या एग्जाम्पल होगा। अगेन डिटेल में मैंने वीडियो दी है, मैं लिंक यहाँ पे कॉमेंट में दे दूंगी, आप कॉमेंट में लिंक देख सकते हो, वहाँ से बेसिक वीडियो आप देख सकते हो, उसमें आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी अगर आपको अभी तक नहीं पता है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो तो इतना आपके लिए एफिशिएंट है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है, उतना आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है, ये आपकी प्रिलिमिनरी स्टडी होती है ऑफ एन अनफेमिलियर प्रॉब्लम अबाउट विच रिसर्चर हैज़ लिटिल और नो नॉलेज। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको नहीं पता है, आप अनफेमिलियर हो, पहली बार कोई चीज़ आपके सामने आ गई है और सबसे पहले अगर आप उस पर स्टडी कर रहे हो, अभी तक कोई भी स्टडी उस पर नहीं की गई है, और कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में रिसर्चर को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी का मतलब हुआ कि कोई चीज़ जब आप एक्सप्लोर करते हो, ऐसी रिसर्च जिसके थ्रू आपको पता चलता है उसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हो। जैसे मान लीजिए इबोला वायरस है, इबोला वायरस पे अगर रिसर्च हो रही है तो इबोला वायरस के बारे में अगर हमें नहीं पता है, बहुत थोड़ा बहुत पता है, तो हम उसके ऊपर अगर रिसर्च करेंगे तो वैसी रिसर्च को हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बोलेंगे। नेक्स्ट आपका आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इंक्लूड सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड। मेजर पर्पस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट एज प्रेजेंट। तो इसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी मतलब किसी भी चीज़ के बारे में आपको सर्वे करना है या फैक्ट फाइंडिंग निकालनी है, मतलब ऑलरेडी आपको नॉलेज है
बट आप चाहते हो कि इस रिसर्च के थ्रू आपको और ज़्यादा उसके बारे में पता चल जाए, और ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में पता चल जाए, और जो प्रेजेंट में है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको उसके स्टेट के बारे में पता चले कि वो जो रिसर्च है या जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक आपने लिया है, वो उसका क्या एग्जिस्टेंस है या क्या स्टेट है उसका। ठीक है, तो ऐसी रिसर्च को हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इवैल्यूएशन रिसर्च। जैसे कि वर्ड से आपको पता चल रहा है किसी भी चीज़ को इवैल्यूएट करना। इट इज़ मेड फॉर असेसिंग एंड टेकिंग स्टॉक ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जैसे किसी भी चीज़ को आपको इवैल्यूएट करना है, कोई इकोनॉमिक कंडीशन है, आपको ये देखना है कि देश की जीडीपी कितनी है, या आपको ये देखना है कि सेंसेक्स के डेटाज कितने हैं, या लोग की पॉपुलेशन कैसी है। तो इन सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करने के लिए हम इवैल्यूएटिव रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि कोई चीज़ को डायग्नोस करना, किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसकी बेसिस पे उसके सॉल्यूशन को ढूंढना। ओके, तो सिमिलरली टू डिस्क्रिप्टिव स्टडी बट विद अ डिफरेंट फोकस विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड डिस्कवरिंग व्हाट इज हैपनिंग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एम करते हैं कि हम इसको देखेंगे कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, और उसके बाद उसका प्रॉब्लम जो पॉसिबल सोल्यूशन होगा वो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कॉज आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम की रियल कॉज क्या है, क्यों ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डायग्नोस्टिक आपकी कोई आप मान लीजिए रिसर्च ऐसी कर रहे हो, आपकी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसकी डायग्नोस्टिक रिसर्च करने का मतलब है कि उस सिचुएशन को आप डायग्नोस कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम अगर अराइज हुई तो अराइज हुई क्यों, या क्या इसके पॉसिबल आउटकम होंगे, क्या पॉसिबल सोल्यूशन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के होंगे। तो इस तरीके की रिसर्च को हम डायग्नोस्टिक रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंटरडिसिप्लिनरी एंड ग्रुप रिसर्च। इंटरडिसिप्लिनरी वो रिसर्च होती हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन से रिलेटेड नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसी रिसर्च जहाँ पे साइंस का भी एप्लीकेशन हो रहा है और कॉमर्स का भी एप्लीकेशन हो रहा है, तो इस तरीके की रिसर्च जब होती है तो उनको हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च बोलते हैं। ग्रुप रिसर्च जहाँ पे एक पर्सन ना हो, बहुत सारे स्किल सेट के लोगों की हमें ज़रूरत हो। जैसे मान लीजिए कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड की हूँ, तो मैं एक रिसर्च कर रही हूँ जिसमें मुझे ये देखना है कि साइंस का एप्लीकेशन कॉमर्स में किस हद तक हो सकता है, या क्या एक्सटेंट होनी चाहिए साइंस के एप्लीकेशन की कॉमर्स में। ओके, मान लीजिए आई एम जस्ट गिविंग यू अ थ्योरी, तो आप इसको सपोज कर सकते हो कि मान लीजिए एक ऐसी कोई थ्योरी बन रही है जिसमें आप साइंस के एप्लीकेशन को कॉमर्स में देख रहे हो। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ एक पर्सन जो कॉमर्स वाला है वो इस तरीके की रिसर्च नहीं कर सकता है। यहाँ पे हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि साइंस के भी स्किल सेट के हों। तो जब हम इस तरीके की रिसर्च करते हैं, जब इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च हम करते हैं, तो वहाँ पर हमें ग्रुप वाले लोगों की ज़रूरत होती है, ग्रुप की ज़रूरत होती है जो कि इस रिसर्च को कैरी आउट करे। When the range is beyond one person and requires different individual having knowledge of different skill set, they come together and form a group। तो इस तरीके की रिसर्च को हम ग्रुप रिसर्च या फिर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ऑपरेशंस रिसर्च। These types of research are used to solve any types of managerial problem in the organization। अब आपको ध्यान के देना है, ऑपरेशंस वर्ड जो क्रिएट हुआ है ये मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट हुआ है। तो मिलिट्री के जितने भी एक्टिविटीज़ होते थे उनको हम ऑपरेशंस बोलते थे। जैसे कि मिलिट्री का ये एक पर्टिकुलर ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, ये हुआ है, तो इस तरीके की ऑपरेशन रिसर्च यहाँ से निकला है। तो जो भी कोई भी ऐसी रिसर्च जो कि पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए बनाई जाए, और ज़्यादातर इसका ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है। तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड रिसर्च जहाँ पे हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे हम साइंटिफिक मेथड्स लगा रहे हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स लगा रहे हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इस तरीके की रिसर्च को हम ऑपरेशंस रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वन टाइम रिसर्च। अब आपको ध्यान यहाँ पे क्या देना है, अगर आपके क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर रिसर्च का टाइप दिया और उसके बाद आपको बोला जाए कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रिसर्च है। अब आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई भी रिसर्च ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही कैटेगरी में आए। ठीक है, कोई एक रिसर्च एक से ज़्यादा कैटेगरीज में भी आ सकती है। हो सकता है एक अप्लाइड रिसर्च है तो वो अप्लाइड रिसर्च इंटरडिसिप्लिनरी भी हो, या कोई एक ऑपरेशनल रिसर्च आपकी एक्शन रिसर्च भी हो सकती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी रिसर्च एक से ज़्यादा तरीके की रिसर्च हो सकती है। कोई लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च है, लॉन्ग टर्म रिसर्च है, वो भी आपकी ऑपरेशंस रिसर्च हो सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है वन टाइम रिसर्च। वन टाइम रिसर्च वो रिसर्च होती है जो हम सिर्फ एक बार करते हैं और वो रिसर्च हम बार बार नहीं करते हैं।
ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको इबोला वायरस के ऊपर कोई रिसर्च करनी है तो वो क्या होगी, वो वन टाइम रिसर्च होगी। अब आप उस रिसर्च को बार बार नहीं कर सकते हो, बार बार उसको रिपीट नहीं कर सकते हो। बट मान लीजिए कि आपको किसी मार्केट कंडीशन के ऊपर रिसर्च करनी है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपके कंपनी का जो प्रोडक्ट आपने किया है वो कितना सक्सेसफुल है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो इस तरीके की रिसर्च जो होती है ये बार बार रिपीट होती है। जैसे मान लीजिए आपने एक साल में एक बार रिसर्च कर लिया, आपको पता चल गया सक्सेसफुल है, फिर आपके रेवेन्यूज कम होने लगे, फिर आपको लगा कि हमें दोबारा रिसर्च करनी चाहिए। तो इस तरीके की जो रिसर्च होती है ये बार बार आती है, ये रिपीटेटिव इन नेचर होती है। बट बहुत सारी ऐसी रिसर्च होती है जो कि वन टाइम होती हैं, जो कि नॉन रिपीटेटिव होती हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, कि कोई भी ऐसी रिसर्च जो बहुत लंबे टाइम तक चले। जैसे यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या हुआ कि वो कोई चीज़ जो लॉन्ग टर्म तक चले, लॉन्ग टर्म रिसर्च भी बोलते हैं इसको, या इसको हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च भी बोल सकते हैं। तो जो भी रिसर्च बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलती है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च बोलते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि हम 10 साल तक किसी एक पर्टिकुलर, आप बोल सकते हैं जैसे कैंसर की दवाई का रिसर्च हो रही है, तो कैंसर की दवाई का रिसर्च कितने सालों तक चल रहा है, 20 साल से चल रहा है या 50 साल से चल रहा है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हो गई। देन आपकी आती है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च वो रिसर्च होती है, ये किसी भी तरीके की रिसर्च होती है जिसमें हम पास्ट हिस्टोरिकल डेटास को एनालाइज करते हो और उनके बेसिस पे कोई रिसर्च करते हैं। मतलब वो सारे इवेंट्स जो कि हमारे हो चुके हैं उनके बेसिस पे जब हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं तो हम उनको हिस्टोरिकल रिसर्च बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने देखा कि इम्पैक्ट ऑफ, हमारा रिसर्च है कि इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन दिस हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो इस तरीके की हमने अगर रिसर्च की तो ये जो इम्पैक्ट था या ये जो सिचुएशन हुई वो पास्ट में हो चुकी थी, बट अब हम उसको क्यों रियलाइज करें, हम उसके इम्पैक्ट को एनालाइज करने की कोशिश करें। तो इस तरीके की रिसर्च जो होती है ये आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। नेक्स्ट आपका आता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च वो सारी रिसर्च जो कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर हमने की है, मतलब किसी एक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने रिसर्च की है, तो उसको हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च करेंगे। मतलब टू लुक फॉर द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, मतलब हमें एक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है और इसके वजह से हम एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो फोकस होगा वो प्रॉब्लम की तरफ होगा, तभी हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। इस तरीके की रिसर्च को हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च। वो सारी रिसर्च जो कि डिसीजन में हेल्प करे, मतलब कोई भी आपको डिसीजन लेना है उसके लिए आपको रिसर्च करनी है। मतलब मान लीजिए कि आपको ये डिसीजन लेना है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। अब आपको प्राइसिंग सेट करना है, तो उस प्राइसिंग को सेट आप कैसे करोगे, जब आपको नॉलेज होगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनके प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, तो उसके लिए आप एक रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि उनकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है। तो इस तरीके की रिसर्च जो होती है, जो आपको हेल्प करती है डिसीजन बनाने में, एक डिसीजन मेकर को हेल्प करती है, उनको हम डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च क्या होती है, हैज़ टू यूज फैक्ट्स दैट आर readily available facts analyzed to make a critical evaluation। मतलब कि आपके पास ऑलरेडी फैक्ट्स हैं, उसके बाद आपको उनको एनालाइज करना है और उनके बेसिस पे आपको रिसर्च करनी है। तो इस तरीके की, जब हम फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं, इस तरीके की रिसर्च को हम एनालिटिकल रिसर्च बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक ऐसी रिसर्च करी जिसमें आपको ये देखना है कि 50 साल से इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, या एग्रीकल्चर आप कह सकते हैं कि इंपोर्ट कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास फैक्ट्स अवेलेबल होंगे, डेटा आपके पास अवेलेबल होंगे, आपको बस वहाँ पे एनालाइज करना है सिचुएशन को और उसके बेसिस पे ही आपको रिसर्च करनी है। तो ये आपकी एनालिटिकल रिसर्च होती है जहाँ पे हम फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है क्वान्टिटेटिव रिसर्च। वो सारी रिसर्च जो बिहेवियरल नेचर की होती है, क्वान्टिटेटिव डेटाज जिसमें हम उनको मतलब उनको आप प्रोसेस करते हैं, ठीक है, चाहे किसी का ओपिनियन हो, चाहे व्यू पॉइंट हो, चाहे बिहेवियर उनके फैक्टर्स हो, इन सारी रिसर्च को हम क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में जिनमें हम फैक्ट्स फिगर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी रिसर्च जिसमें हम क्वालिटेटिव डेटा लेकर उसके बाद उसको रिसर्च करते हैं, उस तरीके की रिसर्च को हम क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। देन आपका आता है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे रिसर्च की जाती है। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे आइडियाज़ हो, चाहे कोई भी एक ऐसा फैक्टर हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, उसके ऊपर ही आपने अपनी पूरी रिसर्च को बनाया होता है और उसके बेसिस पे ही आप रिसर्च करते हो। एंड नेक्स्ट आपका आती है एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च भी आपकी एक टाइप ऑफ रिसर्च ही है। तो इस तरीके की जिसमें हम एम्पेरिकल डेटाज के बेसिस पे रिसर्च करते हैं। तो ये आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चेज हो गई जो कि आपको याद करने हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने 19 टाइप ऑफ रिसर्च यहाँ पे कवर की है। डिटेल में अगर आपको वीडियो देखना है तो बेसिक वीडियोज़ आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट मैंने मैंशन कर दी है, वहाँ पर आपको डिटेल में वीडियोज़ मिल जाएंगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है
पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। तो देखिए पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच जो है इसकी मैंने डिटेल में वीडियो दी है। मैं आपको यही यहाँ पे रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच पता चल जाएगी। न्यू टॉपिक है ये, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मतलब इस वीडियो को देख के जाएँ और आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो। तो चलिए देख लेते हैं बेसिक ब्रीफ में कि क्या है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। Positivism asserts that all authentic knowledge allows verification and that all authentic knowledge assumes that the only valid knowledge is scientific। तो जो पॉजिटिविज्म थ्योरी के लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि जो सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज होगी वही वैलिड होगी, उसके अलावा और कोई भी चीज़ वैलिड नहीं होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने जो बेसिक फीचर है पॉजिटिविज्म का वो मैंने लिया है, सिर्फ मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको माइंड में रट लेनी है, बिठा लेनी है। ठीक है, और बाकी जो डिटेल वाली नॉलेज है वो भी आप पढ़ लीजिए, उससे आपको डिटेल में चीज़ें पता रहेंगी। बट ये जो बेसिक चीज़ें जो आपको याद करनी है ये आपको याद करनी है। ओके, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। नेक्स्ट आपका आता है पोस्ट पॉजिटिविज्म रिकॉग्नाइजेस दैट ऑल ऑब्जर्वेशन इज फैलेबल एंड हैज एरर एंड दैट ऑल थ्योरी इज रिवाइजेबल। अब इसमें क्या है रिवाइजेबल, तो ये क्या बोलते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच क्या बोलती है, ये बोलती है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन जो होता है उसमें एरर होता है, देयर इज ए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये इस चीज़ की बात करते हैं और कहते हैं कि कोई भी थ्योरी हो, कोई भी रिसर्च हो, उसको हम दोबारा रिवाइज कर सकते हैं और उस पर दोबारा हम रिसर्च कर सकते हैं। तो ये आपकी दोनों के बीच का ये डिफरेंस है। ये बेसिक मतलब जो आप कह सकते हैं कि बेसिक इसकी करेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। While positivists emphasize quantitative method, post positivists consider both quantitative and qualitative methods to be valid approaches। positivistic में क्या होता है, ये बोलते हैं कि हम सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटास पे ही या क्वांटिटेटिव मेथड्स को ही हम एम्फेसाइज करते हैं, और जबकि जो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच होती है उसमें आपका क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों मेथड्स को ये वैलिड करते हैं, वैलिड मानते हैं। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और ये जो इसका बेसिक डिफरेंस है ये आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। इसके अलावा इसके बारे में डिटेल जितना भी है वो मैंने बेसिक वीडियो में कवर करी है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मेथड्स ऑफ रिसर्च। मेथड्स ऑफ रिसर्च में आपका एक्सपेरिमेंटल है, डिस्क्रिप्टिव है, हिस्टोरिकल है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स है। तो देखिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च की थी उसी तरीके से मेथड्स ऑफ रिसर्च भी है। बहुत ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है। जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे कि अगर आपको टाइप ऑफ रिसर्च पता है तो आप इजीली मेथड्स ऑफ रिसर्च भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें दोनों में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब चलिए देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज आर डन इन केयरफुली कंट्रोल्ड एंड स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट एंड इनेबल द कैजुअल रिलेशनशिप ऑफ फिनोमिना टू बी आइडेंटिफाइड एंड एनालाइज्ड। तो जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा केयरफुली करी जाती हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में की जाती हैं, स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में किया जाता है। अब आप ये समझिए कि एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या हुआ, वो सारे एक्सपेरिमेंट जो एक लैब सेटिंग में किया जा रहा है। ठीक है, लैब सेटिंग का मतलब या एक्सपेरिमेंट करने का मतलब ये होता है कि जो भी वहाँ पे वेरिएबल्स होंगे वो आपके खुद के कंट्रोल में होंगे, आप उनको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो और उनके इफेक्ट्स जो होंगे वो आप उसको इजीली स्टडी कर सकते हो। इसीलिए हम इस तरीके की रिसर्च करते हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट अगर हम कर रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी है जो हम लैब में कर रहे हैं, तो उसके करने का पर्पज़ ही यही है कि हम उन सारे वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सके और उनको कंट्रोल कर सके, और उनके जो फिनोमिना है, जो कैजुअल रिलेशनशिप्स है, उनको हम इनेबल करके उनके फिनोमिनास को आइडेंटिफाई कर सके और उसको एनालाइज कर सके। इसीलिए हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है वो हम कंडक्ट करते हैं या एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हम कंडक्ट करते हैं। तो ऐसे जो मेथड्स होंगे आपके वो सारे कंट्रोल्ड मेथड होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। The variables can be manipulated or controlled to observe the effects on the subject studied। तो इसमें हम देखते क्या है, इसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि वो वेरिएबल का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उन सब्जेक्ट्स पे जिन सब्जेक्ट्स को हम स्टडी कर रहे हैं या उन सब्जेक्ट्स को पे जिनको हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया साउंड, लाइट, हीट, वॉल्यूम ऑफ वर्क लेवल्स एक्सेट्रा। तो आप कुछ भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे देखा कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर लाइट का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। जब लाइट ज़्यादा हो रही है तो ये ऑब्जेक्ट कैसे रिएक्ट कर रहा है, जब लाइट कम हो रही है तो ऑब्जेक्ट कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो इस तरीके की जो स्टडीज़ होती हैं ये आपकी एक्सपेरिमेंटल वे में होती हैं और इनको हम एक्सपेरिमेंटल मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। Descriptive research is defined as the research method that describes the characteristics of the population or phenomena that is being studied. This methodology focuses more on what of the research subject rather than why of the research
सब्जेक्ट, नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। तो इसमें क्या होता है कि हम वेरिएबल पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, हम व्हाट पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम किस चीज़ को रिसर्च करें, क्या किस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, जो मेथोडोलॉजी होती है, ना कि हम वाई पे इस पे आंसर करते हैं कि हम क्यों रिसर्च कर रहे हैं। हम व्हाट पे ध्यान देते हैं ज़्यादा, मतलब जो आपका सब्जेक्ट होगा रिसर्च का उस पर आप ज़्यादा ध्यान दोगे, ना कि मेथड्स पे ज़्यादा ध्यान दोगे यहाँ पे। ओके, तो ये आपको ध्यान में देना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस रहता है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स को हम डिफाइन करते हैं, जो भी उसकी पॉपुलेशन या जो फिनोमेना होता है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसके फीचर्स पे हम डिफाइन करते हैं कि बेसिकली उसका फीचर्स क्या है। मतलब हम क्या करें, यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन की बात करें कि जो हम पर्टिकुलर एक रिसर्च हमने टॉपिक लिया है उसका डिस्क्रिप्शन क्या निकल के आ रहा है, तो हम उसके फिनोमेना पे ध्यान दे रहे हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान दे रहे हैं। ओके, वाई पे हम यहाँ ध्यान नहीं देते हैं। देन आपका आता है हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड में क्या होता है कि वो सारी हिस्टोरिकल मेथड ऑफ रिसर्च अप्लाइज to all field of study because it encompasses their origin, growth, theory, personalities, crisis, etc. तो किसी भी चीज़ को, किसी भी रिसर्च के मेथड में अगर आप मान लीजिए कि उसके ओरिजिन के बारे में आप बात कर रहे हो, या उसकी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हो, उसके डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हो, या उसकी थ्योरीज के बारे में बात कर रहे हो, पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हो, क्राइसिस के बारे में, मतलब जहाँ पे भी आपको पास्ट इवेंट को फोकस करना पड़े उस सारे मेथड्स को हम हिस्टोरिकल मेथड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल कोई भी आपके यूज हो सकते हैं जब भी आप कलेक्शन करोगे हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन का, चाहे आप उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स में आप लो इन्फॉर्मेशन को, या फिर आप उनको ओपिनियन, वैल्यूज, इन सारी चीज़ों में उनके इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट करो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो जो रिसर्चर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका आता है क्वालिटेटिव रिसर्च। Qualitative research is a type of scientific research. In general terms, scientific research consists of an investigation that seeks the answer to a question. तो इसमें क्या होता है, ये सारी क्वालिटेटिव रिसर्च में आपकी ये एक तरीके की साइंटिफिक रिसर्च होती है जहाँ पे हम कोई भी क्वेश्चन के आंसर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। हमारा इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है कि हम उस क्वेश्चन का आंसर डिफाइन कर सकें, जो हम जिस पर्पज से हम रिसर्च करें उसका आंसर हमें समझ में आए। सिस्टमैटिकली यूजेस अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ प्रोसीजर्स टू आंसर द क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है कि एक प्री डिफाइंड हमारा सेट ऑफ प्रोसीजर होता है कि पहले हमें ये करना है, उसके बाद हमें ये करना है, फिर हम ये स्टेप फॉलो करेंगे। तो वो जो हमारे प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं या स्टेप्स होते हैं उनको हम फॉलो करते हैं, और उनको फॉलो करते करते हम अपने जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर हम निकालते हैं या वहाँ से हम उसको डिराइव करते हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं एविडेंसेस को, मतलब हम उससे रिलेटेड जितने भी प्रूफ्स होंगे, जितने भी एविडेंस होंगे उनको कलेक्ट करेंगे, और उसके साथ साथ जो भी आपकी फाइंडिंग्स होगी वो हम पहले से एडवांस में नहीं डिटरमाइन करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम पहले से डिफाइन कर लिए कि हमारी फाइंडिंग्स तो ये होने वाली हैं, ठीक है। वो आपको जब स्टेप्स फॉलो करोगे उस स्टेप्स के साथ साथ ही आपको फाइंडिंग का पता चलता है। एट द एंड ही आपको पता चल पाएगा कि क्या पर्टिकुलर फाइंडिंग होगी इस पर्टिकुलर रिसर्च की। प्रोसीजर्स फाइंडिंग्स दैट आर एप्लीकेबल बियॉन्ड द इमीडिएट बाउंड्रीज ऑफ द स्टडी। और ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो अप्लीकेबल हो सिर्फ इमीडिएट बाउंड्री, मतलब सिर्फ उस स्टडी के लिए अप्लीकेबल हो सकता है कि वो जो फाइंडिंग आपने की है वो और भी बहुत सारे फील्ड्स में अप्लीकेबल हो। ओके, नेक्स्ट आपका आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिनोमेना बाय गैदरिंग क्वांटिफिएबल डाटा एंड परफॉर्मिंग स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल टेक्निक। अब आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे, क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम क्वांटिफिएबल डेटा लेते हैं। क्वांटिफिएबल डेटा मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स, उन फैक्ट्स को हम लेते हैं, उन डेटाज को लेते हैं जिनको हम कैलकुलेट कर पाएँ, जिनको हम स्टैटिस्टिकल मेथड से, मैथमेटिकल मेथड से या कंप्यूटेशनल टेक्निक से जिनको हम सॉल्व कर पाएँ या जिनको हम एनालाइज कर पाएँ। इस तरीके के डेटास को हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में लेते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स जो होंगे वहाँ पे हम क्वांटिफिएबल डेटास को लेंगे। नेक्स्ट आपका आता है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। देखिए, स्टेप्स ऑफ रिसर्च में मैंने जो आज के टॉपिक में कवर किया है वो मैं आपको बस बेसिक के बारे में बताऊंगी कि कितने स्टेप्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। कल का जो आपका डे 4 होगा उसमें हम और इसके जो डीप में टॉपिक्स होंगे, मतलब जैसे फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम जो है, इसमें हम क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हम कंसीडर करते हैं, इस तरीके की टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहला जो रिसर्च का स्टेप है आपका वो है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि आप किस चीज़ पर रिसर्च करने वाले हो। तो सबसे पहले आप जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको फॉर्मुलेट करोगे, जो पर्पस है आपकी रिसर्च की वो आइडेंटिफाई करोगे कि आप क्या रिसर्च प्रॉब्लम आपका है, क्या आप
फॉर्मुलेट कर रहे हो। नेक्स्ट आपका आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट जब आप करते हो तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको कंसीडर करना पड़ता है। जैसे कि आप जो भी प्रॉब्लम ले रहे हो, क्या आपके फील्ड ऑफ नॉलेज क्या है, वो ऐसा तो नहीं कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आप साइंस का कोई प्रॉब्लम लेके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। क्या आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है, प्लस क्या आपको जो जितने भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जो भी रिसोर्सेज लगेंगी उस रिसर्च में, आपके पास वो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक रिसर्चर को कंसीडर करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ द फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम्स। तो जब भी वो रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करता है तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि उसको कंसीडर करने के बाद ही वो रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर सकता है। नेक्स्ट आपका आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब आपको करना क्या है, आप सबसे पहले स्टेप्स ऑफ रिसर्च के जितने स्टेप्स आपको याद हैं वो आप कहीं पे भी नोट्स में नोट कर लीजिए, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको सारे स्टेप्स आपको याद हैं या नहीं याद है। ओके, तो उसके बाद आपका आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ROL जिसको हम बोलते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल लिटरेचर होता है, मतलब जो भी फील्ड में हमने रिसर्च करने के बारे में सोचा है, जो हमने प्रॉब्लम सेलेक्ट की है, उस फील्ड में उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च हो चुकी है अभी तक, हम उन सबको स्टडी करते हैं, इसमें हम उनका रिव्यू करते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि कितनी नॉलेज है ऑलरेडी लोगों को इसके बारे में, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि नहीं कवर्ड है जिनके बारे में हमें रिसर्च करनी है। मतलब रिसर्च का मतलब ये होता है कि कोई एक नई चीज़ को फाइंड आउट करना, कोई नई नॉलेज को पाना। अगर मान लीजिए कि आपने रिसर्च प्रॉब्लम को कुछ सिलेक्ट कर लिया और आपने उस पर वही रिसर्च कर डाली जो बाकी लोगों ने ऑलरेडी की हुई है, तो आपकी रिसर्च की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, आपकी रिसर्च का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं ताकि हमें ये पता हो कि ऑलरेडी इस रिसर्च के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और हमें कौन से फील्ड में हमें प्रॉपरली उसमें कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो ये हम ध्यान देते हैं। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने ऑलरेडी मतलब कंट्रीब्यूट किया है इस फील्ड में, इस पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम में ऑलरेडी जिन लोगों ने अपनी इतना ज़्यादा टाइम दिया है, उनके कंट्रीब्यूशन को भी हम देखते हैं कि किस तरीके से क्या कंट्रीब्यूशन किया गया है। ओके, तो इसके लिए हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। इससे भी रिलेटेड बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डे पे आपके कवर करवाऊंगी। देन आता है आपका फॉर्मुलेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फॉर्मुलेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में हम करते क्या है, फॉर्मुलेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमें मीट करने हैं एट द टाइम ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ दिस रिसर्च। मतलब अगर मान लीजिए कि आपने रिसर्च किया तो आप रिसर्च के कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्टिव्स नहीं सेट किए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी रिसर्च कौन से डायरेक्शन में जा रही है। आप कितनी भी लंबी रिसर्च करते जाओगे बट आपको फाइनली जो फाइंडिंग्स होगी वो नहीं मिलेंगी जब तक आपके ऑब्जेक्टिव सेट ना हो। मतलब ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद ही आपकी जो फाइंडिंग होगी वो अप्रोप्रिएट होगी, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस्ड होगी। तो इसलिए यहाँ पे आपका फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उन ऑब्जेक्टिव्स को आप तभी सेट कर सकते हो जब आपको ऑलरेडी पता हो कि कितना काम हो चुका है, मतलब कितनी रिसर्च हो चुकी है और कितनी रिसर्च कौन कौन से एरियाज में बाकी है। उस बेसिस पे ही आप ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हो। देन आपका नेक्स्ट आता है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। देन आप हाइपोथेसिस बनाते हो कि आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, अब आपको हाइपोथेसिस बनानी है कि आपकी जो फाइंडिंग होगी उस पर कौन सा हाइपोथेसिस एप्लीकेबल होगा या एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको यहाँ पे हाइपोथेसिस बनाने होते हैं। अब इसमें आपके सब टॉपिक्स भी आते हैं जैसे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस और व्हाट आर द फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग द हाइपोथेसिस। तो ये सारे आपके सब टॉपिक्स हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन। अब आपको रिसर्च डिज़ाइन के बारे में मतलब कंसीडर करना होता है कि किस तरीके से आप रिसर्च के कौन से मेथड यूज़ करने वाले हो और कौन सी रिसर्च डिज़ाइन आपने सोची है बनाने को। मतलब आपका जो पर्टिकुलर रिसर्च होगा उसका डिज़ाइन क्या होगा, ये हम प्रिपरेशन करते हैं इस स्टेप पे। इसके बाद आपका आता है डेवलपिंग रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, जिसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करोगे या सेकेंडरी डेटा पे बेस्ड रखोगे अपनी रिसर्च। प्राइमरी डेटा भी अगर आप ले रहे हो तो उसमें कौन से सोर्सेज से आप प्राइमरी डेटा कंसीडर कर रहे हो, कौन कौन से सोर्सेज को आप कंसीडर कर रहे हो, कहाँ से आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हो, क्या आपका सैम्पल रहेगा, कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हो। इसके साथ साथ अगर आप सेकेंडरी डेटा को कंसीडर कर रहे हो तो सेकेंडरी डेटा में क्या क्या सोर्सेज होंगे, कहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिसर्च या फिर डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सिलेक्टिंग सैम्पल डिज़ाइन। अब आप सैम्पल डिज़ाइन सेलेक्ट करते हो। जब आप सैम्पल सोच लेते हो तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि किस तरीके का सैम्पल डिज़ाइन आप चूज़ करने वाले हो, कौन सा ऐसा मेथड है जो कि आप यूज़ करोगे सैम्पल डिज़ाइनिंग में। नेक्स्ट आपका आएगा राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। अब आपका
इसको होने के बाद आप एक रिसर्च प्रपोजल लिखते हो जिसमें आपकी रिसर्च के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, इंट्रोडक्शन होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, टाइटल होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि रिसर्च प्रपोजल के अंदर भी क्या क्या चीज़ें होती हैं। देन आपका आता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में आपने जो डिज़ाइन किया था, मतलब आपने जो पहले सोचा था कि आपको ये मेथड यूज़ करना है, उसके बेसिस पे ही आप डेटा कलेक्ट करते हो। मतलब अगर आपने प्राइमरी चूज़ किया हुआ है तो आप उसके बाद आप करोगे, चाहे आप क्वेश्चनर के थ्रू डेटा कलेक्ट करो, चाहे आप इंटरव्यूज के मेथड के थ्रू करो या ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू करो। तो जो डिफरेंट मेथड्स हैं डेटा कलेक्शन के, उनके थ्रू आप डेटा कलेक्शन करते हो। डेटा कलेक्शन करने के बाद आपको क्या करना होता है, आप प्रोसेस करते हो और उनको एनालाइज करते हो। मतलब आप डेटा को ले लेते हो, उसके बाद आप उसकी प्रोसेसिंग करते हो, चाहे आप उसको टेबुलेशन करो, चाहे क्लासिफिकेशन करो। पहले आप क्लासिफिकेशन करोगे, फिर आप टेबुलेशन करोगे, फिर उसको आप एनालाइज करोगे, उसकी आप कह सकते हो उसको कि उसको इवेलुएट करोगे, उसकी बेसिक प्रोसेसिंग करोगे। तो इस तरीके से हम डेटास को प्रोसेस करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं। लास्ट आपका आता है राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। तो लास्ट में आप रिसर्च की रिपोर्ट लिखते हो जो आपका, जिसमें आपकी फाइनली जो फाइंडिंग्स होती है वो सारी फाइंडिंग्स लिखी होती है, आपने क्या कौन से मेथड यूज़ किए हैं वो सारा कुछ लिखा होता है, और ये फाइनल रिसर्च की आपकी रिपोर्ट होती है जिसके बेसिस पे ही आपको जो आप कह सकते हो कि उसके बेसिस पे ही आपको डिफरेंट जो थीसिस वगैरह होती है वहाँ पे आपको ये देना पड़ता है और ये फाइनल आपकी रिसर्च रिपोर्ट बनती है। तो ये आपके स्टेप्स थे और ये आज का टॉपिक था आपका डे 3 का। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके इन टॉपिक्स पे बेस्ड होंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, इन एवरी फील्ड रिसर्च परसुएट्स प्रमोट सिस्टमैटिक एंड ग्रेजुअल एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज बट डिस्कवरीज आर रेयर बिकॉज। तो आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर पढ़ना है, स्लाइड को पॉज करना है और उसके बाद आंसर करना है। तो ऑप्शन ए है आपका, रिसर्च इज अ कॉन्टिन्यूअस क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन बी है आपका, इट इज नॉट कॉमन टू बी एबल टू थिंक बियॉन्ड अ ग्रूव चैनल। ऑप्शन सी है आपका, सस्टेन्ड एक्सपेरिमेंटल वर्क नीडेड फॉर डिस्कवरीज इज नॉट इजीली फोर्थकमिंग। एंड ऑप्शन डी है आपका, मोस्ट पीपल लैक डेप्थ ऑफ नॉलेज नीडेड फॉर इट। तो राइट आंसर आपका होगा ए, दैट इज रिसर्च इज अ कॉन्टिन्यूअस क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। तो ये टॉपिक क्या था, ये क्वेश्चन क्या था, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। इससे पूछा हुआ है कि रिसर्च बेसिकली है क्या और डिस्कवरीज जो होती हैं वो इतनी रेयर क्यों होती हैं। तो इसका रीज़न ये है कि रिसर्च जो है कॉन्टिन्यूअस क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होता है, हर कोई इसको नहीं कर पाता है। तो इस तरीके की जो क्वेश्चन है, जैसे बहुत अक्सर ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन आते हैं आपके नेट के वो थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, बट आपको वो चूज़ करना होता है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्लीकेबल होता है उस पर्टिकुलर मतलब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि रिसर्च क्या है। रिसर्च इज अ कॉन्टिन्यूअस क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, ये आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट ओके, और एक चीज़ और है आपको ये भी देखना है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन ये आपके प्रीवियस किसी एग्जाम में पूछा हुआ था, तो फाइनली जो आंसर दिया था नेट ने वो आपका ये पर्टिकुलर आंसर था। तो इस तरीके से जो पुराने क्वेश्चन हैं वो अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा एग्जैक्टली कि क्या पैटर्न है, किस पैटर्न पे वो आंसर्स बनाते हैं या आंसर्स देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ क्वालिटी ऑफ रिसर्च इट डिपेंड्स ऑन। तो किस चीज़ पे डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ रिसर्च को प्रोड्यूस करने का। तो ये आपका है ऑप्शन से, ऑप्शन ए यूज़ ऑफ हाई टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी अवेलेबल फैसिलिटीज़, ऑप्शन सी ट्रेनिंग इन रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड ऑप्शन डी है डेडिकेशन ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर। तो राइट आंसर है आपका डी, दैट इज डेडिकेशन ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर। अगर जो रिसर्चर है वो डेडिकेटेड होगा तो ही वो जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च है वो प्रोड्यूस कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका, वी रिव्यू द रेलिवेंट लिटरेचर टू नो। क्यों हम रिव्यू करते हैं रेलिवेंट लिटरेचर को। तो ऑप्शन ए है व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट द टॉपिक, बी है व्हाट कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज हैव बीन अप्लाइड टू द टॉपिक, ऑप्शन सी है हु आर द की कंट्रीब्यूटर टू द टॉपिक, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये मैंने आपको बताया था, तो राइट आंसर है आपका डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। ऑप्शन ए है प्रिडिक्टिंग एन आउटकम, ऑप्शन बी है इवेलुएटिंग ए फिनोमिना, ऑप्शन सी है डेवलपिंग गुड प्रैक्टिस एंड ऑप्शन डी है अ हाइपोथेसिस। तो आपको पता है कि जो हाइपोथेसिस होता है वो रिसर्च क्वेश्चन नहीं होता है, हाइपोथेसिस को ऑलरेडी फॉर्मुलेट करते हैं रिसर्च करते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा कलेक्शन मेथड। इनमें से कौन सा डेटा कलेक्शन मेथड नहीं है। ऑप्शन ए है आपका रिसर्च क्वेश्चन, ऑप्शन बी है आपका अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूइंग, ऑप्शन सी है पोस्टल सर्वे क्वेश्चनर्स और ऑप्शन डी है आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो राइट आंसर है आपका ए, दैट इज रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन आपका कोई भी डेटा कलेक्शन मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज डेटा एनालिसिस कंसर्न विद डेटा डिडक्शन। डेटा एनालिसिस में हम डेटा डिडक्शन क्यों करते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका बिकॉज फॉर टू
much data is collected than is required. Option B है because we need to make sense of the data. Option C है because of the repetition of answer in questionnaire. और option D है because the sample size has been exceeded. तो राइट आंसर है आपका बी, क्योंकि हमें वही डेटा चाहिए होता है जिसके थ्रू हम कोई सेंस उसका निकाल सकें, तो ही हम डेटा रिडक्शन करते हैं. जो आपके राइट डेटाज होते हैं उनको हम लेकर चलते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं. जो ऐसे डेटा होते हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं या फिर डेटा जो मतलब नहीं प्रॉपर है, इनकम्प्लीट हैं या फिर किसी और जगह से आ गए हैं, गलती से आ गए, तो इस तरीके के डेटाज को हम रिड्यूस कर देते हैं. नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द रिसर्च डिजाइन. रिसर्च डिजाइन क्या होता है. ऑप्शन ए है आपका अ वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी. ऑप्शन बी है आपका द चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव एंड और क्वालिटेटिव मेथड. ऑप्शन सी है आपका द स्टाइल इन विच यू प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग, एग्जाम्पल ए ग्राफ. और ऑप्शन डी है आपका ए फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा. सो राइट आंसर इज डी, दैट इज इट इज अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा. रिसर्च डिजाइन में हम क्या करते हैं, ये एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम हर एक स्टेज ऑफ कलेक्शन की बात करते हैं और हम किस तरीके से डेटा को एनालाइज करने वाले हैं ये भी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ अ स्टडी इज रिलायबल दैट मीन्स दैट. अब रिलायबल ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आ गया, ये आपका आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च से. तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए है आपका इट वाज कंडक्टेड बाय अ रेप्यूटेबल researcher who can be trusted. Option B है आपका the measures devised for concepts are stable on different occasions. Option C है the findings can be generalized to other social settings. And option D है the methods are stated clearly enough for the researcher to be replicated. तो राइट आंसर है आपका B. इसका मतलब ये होता है, रिलायबल का मतलब है कि डिफरेंट ओकेजन्स पे भी अगर आप उनको चेक करेंगे डिफरेंट मेथड्स के थ्रू भी, तो भी वो डेटा जो होंगे वो सेम होंगे, चेंज नहीं होंगे, इसलिए उनको हम रिलायबल बोलते हैं. नेक्स्ट है आपका इंटरनल वैलिडिटी. इंटरनल वैलिडिटी रिफर्स टू, इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है. ऑप्शन ए है आपका whether or not there is really a causal relationship between two variables. ऑप्शन बी है whether or not the findings are relevant to the participants everyday's life. ऑप्शन सी है आपका the degree to which the researcher feels that this was a worthwhile project. एंड ऑप्शन डी है आपका how accurately the measurement represent underlying concepts. तो इंटरनल वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो कैजुअल रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स में वो है और नहीं है, ये हम आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरनल वैलिडिटी को चेक करते हैं. लास्ट क्वेश्चन है जो आपका वो है इन एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज. डिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे जो मैंने MCQs लिए थे उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ की थी, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने अगेन इंक्लूड किया है. एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की जब हम बात करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है. देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको हम मैनिपुलेट नहीं करते हैं. मुझे पता है अब आप सोच रहे होगे कि मैम ऐसा क्यों बोल रही है. देखिए हमेशा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा मैनिपुलेट किया जाता है, क्योंकि जब आप उसमें चेंजेस लाओगे तो ही आपका डिपेंडेंट वेरिएबल अपने आप चेंज होगा. मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कंप्लीटली डिपेंड करता है. आप डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, बट जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करोगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल ऑलरेडी इस पर बेस्ड है तो ये अपने आप ही चेंज हो जाएगा और उसी के बेसिस पे हम चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं. मतलब जो इसको आप चेंज कर सकते हो, जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, उसी को तो मैनिपुलेट करोगे. जो ऑलरेडी किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट है, जिसके ऊपर आप नहीं चेंजेस ला सकते हो, उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो. तो इसलिए हम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ही चेंजेस करते हैं. और आपका जो मैनिपुलेट कौन होता है, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने पर ही मैनिपुलेट होता है. आप अपने आप से उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो. तो राइट आंसर आपका होगा ए, द वन दैट इज नॉट मैनिपुलेटेड एंड इन विच एनी चेंजेस आर ऑब्जर्व. वो हमेशा आपका बोला जाएगा कि वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा. दैट्स इट. और ये आपकी क्लास 3rd थी क्रैश कोर्स की. आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी. वीडियो लाइक करिएगा और अपने कमेंट्स भी बताइएगा क्या चेंजेस हैं जो आप देखना चाहेंगे आगे के क्लासेस में, और क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं और कवर कर दूं. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो हम कल आपकी जो आएगी वो आपकी क्लास 4th होगी और वो भी यूनिट 2 पे रिसर्च एप्टीट्यूड पे बेस्ड होगी. थैंक यू सो मच. कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग.